नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। इधर 10 बजे हैं और उधर मीटिंग लगभग अब कुछ देर बाद खत्म होने वाली है, जिसमें ऐलान होना है कि दरअसल किसको कहां से खड़ा किया जाए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पुराने धुरंधरों को ही मैदान में उतार दिया जाए, हर स्थिति में है। लेकिन आज सड़क पर एक नज़ारा किरण बेदी के जरिए नजर आया। दरअसल ये नज़ारा बड़ा महत्वपूर्ण है। एक वक्त कभी दिल्ली में ट्रैफिक किरण बेदी के हिसाब से चलता था। आज का नज़ारा रैली का, जरा नज़ारा देखिए। इस भीड़ के भीतर बिना हेलमेट के एक दो नहीं दर्जनों लोग नजर आए जो चल पड़े थे रैली निकालने के लिए। और इन सब के बीच पूछा भी गया किरण बेदी से कि बिना हेलमेट हैं, तो उन्होंने कहा मैं कह रही हूँ अनुशासन मानिए और हेलमेट पहन कर चलिए। लेकिन बावजूद इसके मिजाज राजनीतिक, चुनाव जीतना है, रैली का अपना सुकून अपना मजा। और ये सब नज़ारा रोहिणी का है, जिसमें एक के बाद एक लोग बिना हेलमेट के निकलते चले गए, क्योंकि मसला राजनीति का आ चुका है, जहां पर अनुशासन का डंडा कम चलता है और शायद हो की राजनीति सड़क पर सियासी तौर पर ज़्यादा तेजी से गूंजती है। तो बहरहाल इन सब के बीच आइए जरा आज बात होगी मैसेंजर ऑफ मोदी की। ये जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? मैसेंजर ऑफ मोदी का जिक्र इसलिए क्योंकि चंद मिनटों के बाद वो तमाम 70 नाम सामने आने वाले हैं और शायद किरण बेदी मैदान में उतरेंगी तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, इसको लेकर अलग अलग कयास भी लग रहे हैं। लेकिन रणनीति बीजेपी की क्या है या रणनीति इस वक्त पे बन क्या रही है? खुद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है और तमाम लोगों की वैसे मौजूदगी है जिन्हें तय करना है कि दिल्ली में किस सीट पर कौन लड़े। रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले बात मैसेंजर ऑफ मोदी की है। किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही सीएम के तौर पर रहे या विपक्षी नेता के तौर पर, चुनौती दोनों को ही एक दूसरे को देनी है। इसीलिए किरण बेदी और केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में आमने सामने नजर आएंगे या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रणनीति के तौर पर बीजेपी जीत हार से इतर अपने लिए कौन सी बिसात बिछा रही है, यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है। दरअसल विधानसभा में दोनों को पहुंचना चाहिए, बीजेपी ये मानकर चल रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं तो विधानसभा में एक तरफा दिखाई देगी। इसीलिए किरण बेदी केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतरे या कहीं और से लड़े, बीजेपी अब जीत हार से इतर रणनीति साधने में उतर आई है। और रणनीति साधने के नियम साफ है। आम आदमी पार्टी के धुरंधरों को आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं से ही लड़ाओ, और ऐसा ही कुछ किया भी जा रहा है। वहीं किरण बेदी के जरिए केजरीवाल के माथे पर शिकन पैदा किए रखो, यानी चुनाव जीत चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ नहीं होती, बल्कि चुनाव लड़ने का ऐलान रणनीति के लिए होता है। और कुछ इसी दिशा में बीजेपी लगातार बढ़ रही है। यह रणनीति आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेताओं के सामने खड़ा करके प्रधानमंत्री मोदी के औरे को बरकरार रखने की कोशिश भी है, और अगर जीत मिल जाए तो उस औरे को और बढ़ाया भी जा सकता है। दरअसल अन्ना आंदोलन के दौर में याद कीजिए तो केजरीवाल के सामने किरण बेदी का हुनर फीका था। तो क्या चुनाव में किरण बेदी का हुनर केजरीवाल पर भारी पड़ सकता है? फिर नई दिल्ली की सीट के सारे मुद्दे, सारे समीकरण केजरीवाल की जुमा पर हैं, क्योंकि वो पहला चुनाव नहीं लड़ रहे, इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस की ताकतवर या कहें कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को पराजित कर चुके हैं। ऐसे में किरण बेदी नई दिल्ली में डगमगा सकती है, और किरण बेदी केजरीवाल के सामने कमजोर ना दिखे, बल्कि आम आदमी पार्टी के सामने मजबूती के साथ खड़ी होकर दिखे। इसके लिए किरण बेदी केजरीवाल की रिंग में ना आकर अपना घेरा खुद बना रही है। शायद इसीलिए बीजेपी जिन सीटों पर दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है, उनके सामने आम आदमी पार्टी के वैसे नेता हैं जिनकी पहुंच पकड़ शायद पार्टी के भीतर कमजोर हो, और जिनकी मजबूत है उनके सामने आम आदमी पार्टी के नेता ही आकर खड़े हो चुके हैं। और जानकारी आ रही है कि बैठक खत्म हो चली है। सीटों पे किस किस उम्मीदवार को नाम पर आखिरी ठप्पा लगा है, वो जानकारी चंद मिनटों के बाद आ जाएगी। और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म, इसका संकेत बहुत साफ है। कुछ उलझने थी, लेकिन एक माना जा रहा है कि तकरीबन 70 में से 6 या 7 सीट पर आम आदमी पार्टी के वही उम्मीदवार होंगे जो कहीं पहले आम आदमी पार्टी के साथ या बीजेपी में शामिल हो गए। और ये भी जानकारी आ रही है कि शाजिया इल्मी भी चुनाव मैदान में आ सकती हैं, चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच किरण बेदी शायद ना लड़े नई दिल्ली से, उनके लिए दूसरी सीट पर सहमति बनी है। ये सारी स्ट्रेटजी बीजेपी के भीतर की क्या है? जैसे ही संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद वो पूरी सूची आती है, जिसमें खासतौर से केंद्रीय चुनाव की जो बैठक चल रही थी उसके बाद
और इन सब के बीच बता दें कि इन सब के बीच संसदीय बोर्ड की भी बैठक चल रही है, जिसमें रामलाल जी की मौजूदगी है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी और रामलाल इनकी भी बैठक। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। हिमांशु, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? पसंद देखिए, 15 से 20 मिनट जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई सीईसी के बाद, और उसके अंदर तय किया गया कि क्या किरण बेदी को सीएम का कैंडिडेट अनाउंस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हमारे सूत्रों से जो बात हुई, उन्होंने कहा 5 मिनट वेट कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जहां तक मेरी सूचना है वो ये है कि किरण बेदी के नाम पर फैसला ले लिया गया है। अब उसका अनाउंसमेंट कब किया जाएगा, इसको लेकर पार्टी सोच रही है, तो किस तरीके से लास्ट मिनट पे उसका अनाउंसमेंट की घोषणा की जाए, जिससे कि किरण बेदी का जो कद पार्टी के अंदर है उसको और बढ़ाया जाए, वो सारा सोच रही है। अगले 1 या 2 दिन के अंदर हमारे सूत्र बताते हैं कि किरण बेदी के नाम की घोषणा होगी, लेकिन फैसला हो चुका है। ये बात खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट करके ट्वीट की है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के साथ। तो सुन, हम ब्रेकिंग न्यूज चला दें कि सीएम पद के तौर पर बीजेपी ने चेहरा किरण बेदी के नाम पर मुहर लगा दी है। देखिए, मोहर अब से 5 मिनट हम सबको वेट करना चाहिए पसंद, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तभी होती है जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है। तो इस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर एक ही फैसला होना था, वो ये होना है कि किरण बेदी को आखिरकार किस रूप से प्रोजेक्ट किया जाएगा। उनको मुख्यमंत्री के तौर पे आगे लाया जाएगा। जिस तरीके का एटीट्यूड उन्होंने पिछले 2 दिन में दिखाया, सारे सांसदों को अपने घर पे बुलाया और उनसे इंट्रोडक्शन किया। 5 मिनट में आपके पास आ रहे हैं, 5 मिनट का वक्त आपको भी दिया जाता है, लेकिन इन सब के बीच स्ट्रेटजी बीजेपी की क्या है, जरा सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। बीजेपी बहुत ही सलीके से अपने स्ट्रेटजी को बना रही है। उसमें जरा समझिए, ओपन फॉर ऑल कैसे है। अन्ना के आंदोलनकारी एक किरण बेदी शरीक हो गई, कांग्रेस की एक पूर्व मंत्री वह भी तीरथ भी शरीक हो गई, आप विधायक और नामी कार्यकर्ता इनकी तादाद 22 है, ये भी शरीक हो गए। अगले हिस्से में आइएगा। अगले हिस्से में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मुद्दे बीजेपी के पास हैं। तो युवा महिला को लुभाने के लिए किरण बेदी है, मुस्लिम चेहरे के तौर पर शाजिया इल्मी है, दलित चेहरे के तौर पर कृष्णा तीरथ है। अब इस हिस्से को और आगे बढ़ाइएगा तो उसमें सवाल है कि इन सब के बीच केंद्र सरकार की भूमिका क्या है। झुग्गी के बदले पक्का मकान प्रधानमंत्री कह चुके हैं, 10 तारीख को याद हो रैली में किया था। 84 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा 5 लाख नवंबर में कह दिया गया था। ई रिक्शा पर सहमति पिछले महीने बनी। अनारक्षित कॉलोनियां नियमित की जाएंगी और उसमें लिए तारीख तय कर दी गई थी 2014 की जून। यह भी है। तो इस स्ट्रेटजी का मतलब क्या है ये समझिए, तब तक शायद वहां से नाम आने शुरू हो जाएं, कौन कहां से लड़ रहा है और किरण बेदी सीएम के तौर पर सामने रखा जाएगा या नहीं। लेकिन पहले स्ट्रेटजी समझिए। तो दिल्ली को लेकर बीजेपी का सियासी खेल सीधा है, हर तबके को छूना, हर राजनीति को साधना, जरूरतमंदों के लिए ऐलान करना। और सियासी खेल का नजारा है कि अन्ना आंदोलनकारी किरण बेदी बीजेपी का चेहरा बन रही हैं। आम आदमी पार्टी के तकरीबन 2 दर्जन नामी कार्यकर्ता और विधायक बीजेपी से जुड़ चुके हैं। मनमोहन सरकार में कांग्रेस की मंत्री रही कृष्णा तीरथ भी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। यानी सियासी सेंध लगाने के इस रास्ते में किरण बेदी अगर महिलाओं और युवाओं को लुभाएंगी तो शाजिया इल्मी ऐसा चेहरा है जो नाम से मुस्लिम समुदाय के बीच बीजेपी के होने का एहसास तो जरूर ही कराएगा। और कृष्णा तीरथ के जरिए दिल्ली की 12 सुरक्षित सीटों पर भी सेंध लगाने का सपना इस दौर में पाला जा रहा है। और इसका खुला ऐलान कृष्णा तीरथ को बीजेपी में शामिल किए जाने के वक्त बीजेपी सांसद उदित राज ने कुछ यूं किया। तो हर राजनीति को साधने और हर समुदाय को घेरने के बाद बीजेपी ने बेहद बारीकी से आर्थिक तौर पर उस कमजोर तबके में सेंध लगाने की कोशिश मोदी सरकार के जरिए कराई है जो केजरीवाल के प्रभाव में है। मसलन झुग्गियों में रहने वाले दिल्ली के वोटरों को प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक पक्के मकान का सपना दिखाया। तो गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बारापुला पुल के विस्तार के साथ साथ 84 के दंगा पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा देकर मलहम लगाने की कोशिश की। और नितिन गडकरी ने दिल्ली में 25,000 से ज्यादा ई रिक्शा वालों को राहत देने के लिए 18 दिसंबर को मोटर वाहन बिल पास करवा लिया। और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने अनाधिकृत कॉलोनियों को कानूनी तौर पर सही ठहराने के लिए नियमन की तारीख 1 जून 2014 तक पर ला खड़ी की। दरअसल बीजेपी की रणनीति साफ है, वो दिल्ली के हर वोटर को यह संकेत देना चाहती है कि उसकी पहुंच हर वोटर तक है। वो बताना चाहती है कि बीजेपी कोई अछूत पार्टी नहीं, हर दल के नेता उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो यह भी जताना चाहती है कि दिल्ली और केंद्र में एक पार्टी की सरकार रहे तो कमाल हो सकता है। यानी दिल्ली रफ्तार से दौड़ तभी सकती है जब बीजेपी की सत्ता हो, केंद्र में भी और दिल्ली में भी।
लेकिन बीजेपी की मुश्किल यहीं से शुरू होती है कि दिल्ली में बीजेपी नहीं, बीजेपी में आए बाहरी ही चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी को लड़ा रहे हैं और उसी से बीजेपी को ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं की फितरत सिर्फ और सिर्फ नारे लगाने वाले या भीड़ बढ़ाने भर की तो नहीं होगी, यह भी चिंता का विषय है। यानी जो मोहर लगाने का जिक्र हो रहा है कि सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, ये उसके संकेत है। लेकिन इन सब के बीच केंद्र सरकार की सक्रियता बीते दिनों किस रूप में आई, हमको लगता है उन चीजों को सुनाना चाहिए। चुनाव पे इनका सीधा असर पड़ेगा। झुग्गी झोपड़ी हो, वहां पक्का मकान हो, तो फिर आप मुझे मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, इस चुनाव में हमारा सहयोग दीजिए। ये सपना, आपका सपना मेरा सपना बनेगा और 2022 तक उस सपना को हम पूरा कर देंगे। मैं जानता हूं कि इस दर्द को हम दूर नहीं कर सकते। लाख क्या करोड़ों रुपए दे दिए जाएं तब भी उस दर्द को दूर नहीं किया जा सकता, उसकी भरपाई किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती। ये केवल वोट के लिए निर्णय लिया नहीं, हम दिल्ली का विकास के लिए, जनता को न्याय करने के लिए, गरीब लोगों को न्याय करने के लिए हमने निर्णय लिया। और इसलिए आदमी को या सामान को ढोने के लिए एनर्जी का उपयोग हो, मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग हो। और इसलिए धीरे धीरे हमने इसमें 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल तक का माल भी ई रिक्शा पर जाएगा, 4 आदमी भी ई रिक्शा पर जाएंगे। सक्रियता बढ़ी है और हर तबके को साथ खड़ा करने की कोशिश जरूर है। इस देश के भीतर नीतियां बने, कोई पैकेज का ऐलान हो, कोई राहत हो, कोई कल्याणकारी योजना हो, माना यही जाता है कि वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है। तो आइए एक रिपोर्ट देखिए, इसका मतलब क्या निकाला जाए ये आप तय कीजिए। लेकिन नारा है पढ़ो प्रदेश। दिल्ली में तकरीबन 15 लाख वोटर मुस्लिम हैं, तो देश में तकरीबन 12 करोड़, और यह तादाद चुनावों पर असर डालती है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। और खासकर तब जब कोई योजना अल्पसंख्यकों को लेकर बनती हो। वजह भी यही है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जिससे उनकी राजनीति सध भी जाए। लेकिन अब मोदी सरकार भी मुस्लिमों को लेकर योजनाएं लाने लगी है। छोटी सही, लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने योजना बनाई है और नाम दिया है पढ़े प्रदेश। जी, मोदी सरकार पढ़ो प्रदेश के जरिए विदेश जाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के खर्च में राहत देने जा रही है। इस योजना के तहत कोई भी अल्पसंख्यक छात्र विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अगर एजुकेशन लोन लेता है तो लोन का ब्याज तो सरकार चुकाएगी और इसका लाभ 1 अप्रैल 2013 के बाद लिए गए सभी लोन पर लागू भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि लोन लेने वाले छात्र के परिवार की आय सालाना 6 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। अब यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। तो कई क्या होता है ना कि कई इकट्ठा हो जाते हैं, कई लोग जो है एक बात को बार बार झूठ को कहते हैं, झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, तो लोगों को लगता है कि साहब ये हो सकता है सच हो। इसलिए जब हम हमारे काम को लोग देख रहे हैं तो कह रहे हैं ये तो साहब जो तस्वीर बनाई गई थी वो गलत है। महत्वपूर्ण है कि हाल ही में धर्मांतरण के कार्यक्रम घर वापसी को लेकर खासा बवाल मच चुका है। पार्टी के भीतर ही कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि घर वापसी के शोर में सबका साथ सबका विकास का मोदी का नारा कहीं पीछे छूट गया। लेकिन अब सवाल है कि पढ़ो प्रदेश जैसी योजनाओं से अल्पसंख्यक कितना करीब बीजेपी के आता है और इन सब का असर चुनाव पर किस रूप में पड़ता है, इसका पहला टेस्ट तो दिल्ली में ही होना है। नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के नारे पर चुनकर आए थे और उनका ये नारा इतना मशहूर हुआ कि अमेरिका तक में इसकी चर्चा हुई थी। लेकिन नारे अपनी जगह हैं और सियासत की सच्चाई अपनी जगह। बीजेपी इस बात को समझती है कि अगर धर्मांतरण जैसे मुद्दों ने ज्यादा तूल पकड़ा तो विरोधियों को उनके खिलाफ एकजुट होने का मौका मिल सकता है। इसलिए सरकार इस कोशिश में जुट गई है कि अल्पसंख्यकों के बीच अपनी छवि को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। हर कार्ड चला जा रहा है, लेकिन चेहरा कौन, इसको लेकर सस्पेंस धीरे धीरे हट रहा है। जानकारी आ रही है कि किरण बेदी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे के तौर पर बीजेपी सामने ला सकती है। यानी किरण बेदी के नाम पर जो लगातार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, फिर संसदीय बोर्ड के 4 सदस्य बैठे हैं, उन सब के भीतर से जो हवाले से खबर आ रही है उसमें यही जानकारी है कि किरण बेदी
मुख्यमंत्री के तौर पर, चेहरे के तौर पर, बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर घोषित हो सकती है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तारीख जिस रूप में के सीधे जुड़ती चली जा रही है, उसमें सड़क पर या कार्यकर्ताओं के बीच या पार्टी के दफ्तर में किरण बेदी का अंदाज बहुत साफ है। वो जिस रूप में कहती है, लगता यही अब उनके हिसाब से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चलना है, दिल्ली को भी चलना है। आज अंदाज ये रोहिणी में नजर आया। हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा बहुत बढ़ाएंगे। मेरा काम सरकार का होगा होलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉब्लम तब होती है जब एलजी और सीएम में अनबन होती है और हम लोग आपस में खींचातानी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ऐसा हरकत नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब कोई भी हिस्सा बॉडी का जब दुखता है, कोई भी हिस्सा बॉडी का जब दुखता है, बॉडी हेल्दी नहीं होती है, जिस्म हेल्दी नहीं होता है, वो तंदुरुस्त नहीं होती है। इसी प्रकार सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट पूरा अच्छी तरह काम ना करे, सरकार तंदुरुस्त नहीं हो सकती है। किरण बेदी जो कहें, लेकिन क्या वो वाकई नई दिल्ली से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह सस्पेंस अभी तक जरूर बना हुआ। और ऐसे में केजरीवाल सड़क पर हैं, तो उनका ऐलान भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी बोले केजरीवाल नक्सली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नक्सली हूं क्या? प्रधानमंत्री जी बोले केजरीवाल को जंगल भेज दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे जंगल जाना चाहिए क्या? ये शोभा नहीं देता उनको, प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता। हमें एक दूसरे पे गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, हमें मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस को वोट देके अपना वोट बेकार मत कर देना। और यहां से हसन अहमद साहब खड़े हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आज से 4 महीने पहले कांग्रेस के 6 नेता बीजेपी में जाने को शामिल हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? ये तो ऐन मौके के ऊपर इनकी पोल पट्टी खुल गई, पकड़े गए ये लोग, पीछे हट गए। उन 6 लोगों में हसन अहमद साहब भी थे। अब ये सारी पार्टियां पैसे लेके भी आएंगी, आते हैं कि नहीं आते? पैसे लेके आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे। मना मत करना, ले लेना सबसे, दोनों पार्टियों से पैसा ले लेना। चंद मिनटों के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह उसे संबोधित करेंगे और जो जानकारी आ रही है उसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। सीएम उम्मीदवार के तौर पर किरण बेदी के नाम का ऐलान किया जा सकता है और इन सब के साथ कौन कौन उम्मीदवार कहां कहां से लड़ेगा, इसका ऐलान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। 2 ही दिन का वक्त बचा है। आखिरी दिन एक लिहाज से समझे तो 21 तारीख है। और इन सब के बीच जो खबर एक चल रही थी कि हरीश खन्ना बीजेपी में शरीक होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उससे इनकार किया है। योगेंद्र यादव ने चंद मिनट पहले इस बात को टेलीफोन पर तस्दीक की कि वो शामिल नहीं हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक।